हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेस्कल जीएस। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। जैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे बनने का रेफरेंस कहाँ से लिया गया, इसकी हिस्ट्री क्या रही और इसे बनने में क्या क्या चैलेंजेस आए। तो इसकी शुरुआत होती है 1773 से इंडिपेंडेंस तक, जो कि 1947। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो उस वक्त इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। इनके जो ऑफिशियल्स थे, ये काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। इन्हें बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही थी। बट जो प्रॉफिट है, ये सिर्फ ऑफिशियल्स की हो रही थी, जबकि कंपनी लॉस में जा रही थी लॉस में जा रही थी। तो जब वहाँ इंग्लैंड में ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस में जा रही है, बट इनके ऑफिशियल तो यार अच्छे खासे रिच हो चुके हैं, बट फिर भी कंपनी लॉस में कैसे जा रही है, तब उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और ये पहली बार था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कोई एक्ट पास करे। तो इस एक्ट में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की ऑफिस क्रिएट की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक ऑफिस क्रिएट की गई, और जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ये इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसको आगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसे फॉरवर्ड कर देता था। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल और मिलिट्री अफेयर्स थे, उनके रिपोर्ट्स को ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को देता था। इसी एक्ट के थ्रू गवर्नर ऑफ बंगाल को प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बैरन हेस्टिंग्स जो था, बैरन हेस्टिंग्स, ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, जिसमें 4 मेंबर्स होते थे। वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करते थे अपने वर्क को परफॉर्म करने में। इसी एक्ट के थ्रू कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट किया गया। फोर्ट विलियम्स में इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे, वो थे एलिजा इम्पे। तो ये सारे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर आते थे। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये बनाया था पिट्स द यंगर ने। पिट द यंगर, ये बंदा जो है, ये उस वक्त ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। तो इसने एक नया ऑफिस क्रिएट किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जिसका हेडक्वार्टर्स लंदन में ही था। और ये एक 6 मेंबर बॉडी थी। इसमें 6 मेंबर्स थे। इन 6 मेंबर्स में से जो 2 मेंबर्स थे, वो
ब्रिटिश कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते थे। ब्रिटिश कैबिनेट से आते थे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या होता था? तो आप ये मान लीजिए, ये ब्रिटेन है और ये ईस्ट में हमारा इंडिया, ये प्यारा भारत है हमारा, जो कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस में था। और यहाँ होते थे गवर्नर जनरल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और यहाँ पर होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो गवर्नर जनरल जो है, ये डायरेक्टली रिपोर्ट करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। ये सारे इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को फॉरवर्ड करते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिपोर्ट करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज यहाँ पे कुछ इस तरह से काम करता था, और यही चीज रिवर्स में भी होती थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को गवर्नर जनरल से कॉन्टैक्ट करना होता था, तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू करते थे। फिर वो इनके ऑर्डर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पास आउट करते थे और फिर ये उसे गवर्नर जनरल को फॉरवर्ड कर देता था। इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वीटो पावर भी दे दिया गया था, वीटो पावर। और गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर्स थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के सब ऑर्डिनेट कर दिया गया था। तो ये दोनों जो प्रेसिडेंसीज के गवर्नर हैं, ये सीधे रिपोर्ट करते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। फिर उसके बाद है एक्ट ऑफ 1786। इसका बस एक ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन है कि इसमें गवर्नर जनरल को ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस का कमांडर इन चीफ बना दिया गया था, कमांडर इन चीफ। बस इसमें सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन है। तो नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1793। इसके अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली थी, ट्रेडिंग मोनोपोली, इसे और 20 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स होते थे, इनकी सैलरीज और इनके जो भी एक्सपेंसेस होते थे, वो सारे इंडियन रेवेन्यू से चार्ज होने लगे। तो इंडिया से जो भी रेवेन्यूज कलेक्ट होता था, तो अब चार्टर एक्ट 1793 के बाद इनकी जो सैलरीज और एक्सपेंसेस होते थे, वो सारे यहाँ से चार्ज होने लगे। और गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई कि वो अपने काउंसिल को कभी कभी ओवरराइड भी कर सकता था इन केस ऑफ आइडियोलॉजिकल मिसमैचिंग। फिर उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1813। तो इसमें क्या हुआ, उस वक्त इंडिया में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली थी, मतलब कि और जो बाकी जो दूसरे मर्चेंट्स होते थे, वो इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते थे। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पावर थी इंडिया में ट्रेडिंग करने का। तो जो बाकी मर्चेंट्स थे, वो वहाँ पर पार्लियामेंट में ब्रिटेन में कंप्लेन कर रहे थे कि हमें भी मौका दिया जाए, क्यों सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की को ही क्यों मोनोपोली दी जा रही है ट्रेड करने की इंडिया में। तो ब्रिटेन ने भी वो लोग पार्लियामेंट में प्रेशर बनाने लगे कि हमें भी मौका दो इंडिया में ट्रेड करने का। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली खत्म कर दी गई, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड
रिलेटेड टू चाइना। अब इनकी मोनोपोली खत्म हो गई। अब ये सिर्फ चाय में और चाइना से जो भी ट्रेड होता था, ये सिर्फ वहां ट्रेड कर सकते थे, और बाकी सारे एरियाज में अब दूसरे मर्चेंट्स भी फील्ड में आ गए थे। और इसमें 1 लाख रुपए पास किया गया था इंडिया में एजुकेशन पर्पस के लिए। ये एनुअली किया जाना था। फिर उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833। तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बाकी ट्रेड, चाइना ट्रेड और टी और चाइना ट्रेड से रिलेटेड जो भी मोनोपोली थी, वो भी खत्म कर दी गई। सो मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी was completely abolished। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? अब ये एक प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गया। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब से ये क्या करेंगे? अब ये इंडिया में ट्रेड नहीं करेंगे, अब सिर्फ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। और इसी एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, इसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और विलियम बेंटिक जो है, विलियम बेंटिक जो है, ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। और इसके बाद जो सॉरी, बंगाल नहीं, मद्रास और बॉम्बे, तो इन दोनों प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर्स थे, उनकी लेजिस्लेटिव पावर, इनकी लेजिस्लेशन पावर इनसे लेकर के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। तो अब मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लेजिस्लेशन का काम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही देखेंगे। और गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक फोर्थ मेंबर जोड़ा गया, फोर्थ मेंबर ऐड किया गया, और ये था एक लॉ मेंबर। इसे गवर्नर जनरल काउंसिल में ऐड किया गया। और जो पहला लॉ मेंबर था, वो था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ये पहला लॉ मेंबर था गवर्नर जनरल काउंसिल में। फिर क्या हुआ? गवर्नमेंट सर्विसेज जो थी, वो इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया गया। बट ये सिर्फ कहने के लिए था, ये सिर्फ पेपर्स पे ही था। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था। मतलब कहने को तो हाँ ठीक है, उन्होंने इंडियंस के लिए दरवाज़ा खोल दिया था कि आओ आप भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, बट इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ये सिर्फ कहने के लिए था। फिर है चार्टर एक्ट 1853। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की लाइफ को एक्सटेंड कर दिया अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए, फॉर अनस्पेसिफाइड पीरियड। और ये जो लॉ मेंबर्स थे, यहाँ पर उसे एक फुल टाइम मेंबर बना दिया गया, फुल टाइम मेंबर। और सिविल सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट थी, वो अब ओपन कंपटीशन के थ्रू होने लगी।
ओपन कंपटीशन के थ्रू। इससे पहले सिविल सर्विसेज में अगर आपको जाना है तो उसके लिए कोई एग्जाम्स या ऐसा कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं था। उस वक्त सिर्फ रॉयल फैमिलीज को या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके रिलेटिव्स को ही अपॉइंट किया जाता था इंडियन सिविल सर्विसेज में। फिर उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया और इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया। और इसमें एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया SOSI का, जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये जो है ये बंदा ये एक कैबिनेट मिनिस्टर है। और अब जो है ये जो गवर्नर जनरल है अब ये सीधे रिपोर्ट करेगा SOSI को और ये आगे रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और जो पहले था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों के ऑफिस को एबॉलिश कर दिया गया और इन्हें रिप्लेस कर दिया गया SOSI से, जो कि है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक नया डेजिग्नेशन दिया गया वाइसरॉय का। अब से क्या होगा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये वाइसरॉय के नाम से जाने जाएंगे। और जो पहले जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये पहला वाइसरॉय था। और इसमें जो इंडिया का एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कोई खास चेंज नहीं किया गया था। जो जैसे पहले से चलते आ रहा था बस उसे ही कंटिन्यू किया गया था। तो बस ये कुछ मेन प्रोविजंस हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से आए थे। इसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी इसके पावर्स को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया और इन्हें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पावर भी दे दी गई। अब ये दोनों ड्यूटीज परफॉर्म कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव भी और लेजिस्लेचर भी। 1861 में ही पहली बार इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम आया। पोर्टफोलियो सिस्टम। तो गाइस ये पोर्टफोलियो सिस्टम आखिर होता क्या है? तो आपने अक्सर सुना होगा जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं इनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि डिफेंस, फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेट्रा। तो अलग अलग पोर्टफोलियोज के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स अपॉइंट होने लगे। तो ये कहलाता है पोर्टफोलियो सिस्टम। फिर इसमें वायसराय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स दे दी गई। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है? तो गवर्नर जनरल वायसराय जो है ये खुद से कोई भी एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है कि हाँ अब से ये नया लॉ है, तो उसे हम ऑर्डिनेंस पावर बोलते हैं। और पहले जो गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे, इनसे जो इनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी वो इन्हें रिस्टोर कर दिया गया। अब वो वापस से
अपने अपने प्रेसिडेंसी में लेजिस्लेशन कर सकते थे। और इसमें वायसरॉय के पास पावर था कि वो न्यू प्रोविंसेस क्रिएट कर सकता था एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, और उसके लिए वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंट कर सकता था। फिर उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब यहाँ से क्या होगा, जो काउंसिल के मेंबर्स थे वो उन्हें पावर दे दी गई कि अब वो बजट पर क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट उसके लिए उन्हें 6 डेज पहले एक प्रायर नोटिस देना पड़ता था। और ये पहला स्टेप था टुवर्ड्स अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में मोस्टली आंसरेबल गवर्नमेंट होती है। अब आप यहाँ पर मेंबर्स को पावर दे रहे हैं कि वो बजट को क्वेश्चन कर सकें, तो ये पहला स्टेप था एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की ओर। और इसमें सिविल सर्विसेज में एंट्री की जो मैक्सिमम एज थी, जो मैक्सिमम एज लिमिट को कम कर दिया गया, कम करके 19 ईयर्स कर दिया गया, जो कि पहले था 23 ईयर्स। अब जो है 19 साल से ज़्यादा का इंसान अप्लाई नहीं कर सकता है सिविल सर्विसेज के लिए। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, इसमें प्रिंसली स्टेट्स ने, सारे नहीं बट मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स ने ब्रिटिश को हेल्प किया था, ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, सपोर्टेड ब्रिटिश, तो उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बाद फिर आता है नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, ये मॉडले जो है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, और मिंटो उस वक्त का गवर्नर जनरल वायसराय है। इसमें जो है मुस्लिम कम्युनिटी को राइट दे दिया गया कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट चूज कर सकते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट ये मुस्लिम्स को दे दिया गया। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे, अब उनके पास इतने पावर्स हैं कि वो बजट को डिस्कस भी कर सकते हैं। पहले तो वो सिर्फ क्वेश्चन कर सकते थे, अब उन्हें इतनी पावर दे दी गई कि वो इसे डिस्कस कर सकते हैं, और फिर अगर उन्हें लगता है कि कुछ अमेंड करने की ज़रूरत है उस बजट में, तो वो इसे सजेस्ट भी कर सकते थे। और इसके एडिशन में वो बजट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आस्क कर सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे। और इस एक्ट के बाद से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, इसकी जो काउंसिल थी, इसमें 2 इंडियन मेंबर्स को भी नॉमिनेट किया गया। और गवर्नर जनरल वायसरॉय जो है वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन मेंबर रख सकता था, 1 इंडियन मेंबर।
फिर नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसे हम मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये मॉन्टेगो जो है ये SOSI है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और क्लेम्सफोर्ड जो है उस समय का गवर्नर जनरल वाइसरॉय है। इस एक्ट के थ्रू बाईकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया। बाईकैमरल लेजिस्लेचर, जिसके अंडर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई और काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 145 मेंबर्स होते थे और काउंसिल ऑफ स्टेट में ये 60 मेंबर्स होते थे। इन 145 में से 105 मेंबर्स वो इलेक्ट होके आते थे और जो बाकी बचे, कितने बचे, 40 मेंबर्स, ये नॉमिनेटेड होते थे। इन्हें नॉमिनेट कौन करता था? गवर्नर जनरल वाइसरॉय। इसमें भी 40 में से 25 मेंबर्स जो होते थे वो ऑफिशियल मेंबर्स होते थे और बाकी के 15 मेंबर्स वो नॉन ऑफिशियल्स होते थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में से 60 मेंबर्स में से 34 इलेक्ट होकर के आते थे और बाकी जो 26 हैं ये नॉमिनेट होकर के आते थे, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल। अब इसमें जो है दो लिस्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें पहला था सेंट्रल लिस्ट और दूसरा था प्रोविंशियल लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते थे वो था डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, पब्लिक डेट, टैरिफ्स एंड कस्टम्स, करेंसी एंड कॉइनेज, एक्सेट्रा। और जो प्रोविंशियल लिस्ट था उसमें आता था हेल्थ, सैनिटेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, एक्सेट्रा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स थे सेंट्रल लिस्ट के और प्रोविंशियल लिस्ट के। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। डायरकी क्या है? ये बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ डुअल सिस्टम, जिसमें दो सब्जेक्ट्स होते थे। पहला था ट्रांसफर और दूसरा था रिजर्व। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स के जो भी डिपार्टमेंट्स होते थे वो ब्रिटिश अपने पास रख लेते थे और ट्रांसफर सब्जेक्ट के जो भी लिस्ट हैं वो इंडियंस को दे देते थे। तो रिजर्व में मोस्टली था पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, फेमाइन रिलीफ,
कंट्रोल ऑन प्रेस एक्सेट्रा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वो अपने पास रखते थे, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड होते थे वो इंडियन मेंबर्स को दे देते थे, जो कि मोस्टली रिलेटेड होता था पब्लिक हेल्थ से, एजुकेशन से, पब्लिक वर्क से, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। फिर इसके बाद आया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक मेजर पार्ट इसी एक्ट से लिया गया है। इसमें इंडिया को एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही गई। ऑल इंडिया फेडरेशन, इसमें ऐसा कहा गया कि अगर 50% से ज़्यादा इंडियन स्टेट्स अगर फेडरेशन बनाने के लिए एग्री हो जाते हैं तो इंडिया को एक ऑल इंडिया फेडरेशन बना दिया जाएगा। बट ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि जो मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स थे वो कभी इस चीज़ से एग्री ही नहीं हुए, तो इसलिए ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर इसमें आया डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। ये वही है जो कि हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में आता है, जो है फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये 3 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया। फेडरल लिस्ट के अंदर टोटल 59 आइटम्स डाले गए, जबकि प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स डाले गए, और जो बाकी बचे 36 आइटम ये कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए। अब ये है क्या? फेडरल लिस्ट जो है इसके अंदर जो भी आइटम्स होंगे इस पे अगर कोई लॉ बनाना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, जो कि उस वक्त था गवर्नर जनरल वायसराय। और प्रोविंशियल लिस्ट में जो भी आइटम्स आते थे उस पर प्रोविंशियल काउंसिल लॉ क्रिएट कर सकती थी, बट उसमें गवर्नर जनरल का एसेंट भी जरूरी होता था। और वो सारी लिस्ट जो कि फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट में नहीं है वो सारे आते थे कंकरेंट लिस्ट में। और इसमें डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया फ्रॉम प्रोविंशियल लेवल, बट इसे वापस से इंट्रोड्यूस किया गया ऑन सेंट्रल लेवल। तो इसे प्रोविंशियल लेवल से उठा करके सेंट्रल लेवल पर डाल दिया गया। इसका कॉन्सेप्ट वही है जो पहले था। और इसमें कम्युनल इलेक्टोरेट की भी बात करी गई थी। कम्युनल इलेक्टोरेट, इसमें पहले मुस्लिम्स के लिए तो अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम था ही। अब इसमें और क्या ऐड कर दिया गया, डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के लिए ये भी अपना एक अलग इलेक्टोरेट चूज कर सकते थे। यहाँ तक कि विमेन और वर्किंग क्लास के लोगों के लिए भी चूज करने की पावर दे दी गई। इसमें एक फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो कि बाद में जाकर के हमारा सुप्रीम कोर्ट बना। में बिहार और उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया।
और इसी एक्ट के थ्रू बॉम्बे प्रेसिडेंसी से भी सेपरेट कर दिया गया। इसी एक्ट में कहा गया कि हम बर्मा को भी इंडिया से सेपरेट कर रहे हैं। बर्मा जो कि आज का म्यांमार है, ये भी उस वक्त इंडिया से सेपरेट करने की बात कही गई। फिर 1937 में बर्मा एक्ट पास हुआ। उसके बाद फाइनली आता है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके बाद इंडिया को फ्री कर दिया गया। इसमें इंडिया को एक सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर किया गया। और इंडिया को दो डोमिनियन में डिवाइड किया गया। पहला था इंडिया और पाकिस्तान। तो इन दोनों डोमिनियंस में इंडिया को डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद एसओएसआई के ऑफिस को भी एबॉलिश कर दिया गया। फिर वाइसरॉय के ऑफिस को भी खत्म कर दिया गया। वाइसरॉय के ऑफिस को भी एबॉलिश कर दिया गया। फिर इसमें कहा गया दोनों स्टेट्स के कैबिनेट चाहे तो ब्रिटिश किंग ब्रिटिश किंग जो है इन दोनों स्टेट्स में एक गवर्नर जनरल अपॉइंट करेंगे। अगर इन दोनों डोमिनियंस के कैबिनेट मिनिस्टर्स इस चीज को अप्रूव करते हैं तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास पावर थी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए। पावर टू अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ डोमिनियन, जो कि है हमारा इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये दोनों कंट्रीज बेसिकली अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए फ्री थे। और अब इनके पास पावर था कि वो पहले से चला आ रहा कोई भी ब्रिटिश एक्ट को रिपील कर सकते थे, इंक्लूडिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनके पास चॉइस थी कि वो या तो इंडिया में जाए, इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाए, या तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाए, या फिर दे दे हैड अ चॉइस टू रिमेन इंडिपेंडेंट। सो इसी एक्ट के बाद इंडिया को फ्रीडम मिला ऑन 15 अगस्त 1947। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।